नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज 24 जनवरी को 2024 के चुनाव के पहले देश की राजनीति में सियासत का सुपर डुपर ड्रामा हुआ है। विपक्ष के इंडिया अलायंस के बिखरने का पहला संकेत आज बंगाल से मिल गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता ने कल की ही तरह आज भी विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस पर कई हमले बोले, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को जो भी सुझाव दिए वह सभी नकार दिए गए और इसीलिए उन्होंने एकला चलो रे का फैसला किया है। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता ही नहीं मिला, जबकि यह यात्रा बंगाल से गुजरने वाली है, लेकिन हमसे चर्चा तक नहीं की गई, ये ममता का कहना है। कांग्रेस बंगाल में ममता के सदमे से अभी उबरी भी नहीं थी कि महज 3 घंटे के अंदर पंजाब से भी कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव जीतेगी, यानी राहुल गांधी की न्याय यात्रा गाजे बाजे के साथ बंगाल में प्रवेश करती उसके पहले ही इंडी गठबंधन का बाजा बज गया है और न्याय यात्रा के बदले बंगाल से लेकर पंजाब तक गठबंधन छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बिहार में भी इंडी गठबंधन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के पलटने की खबरें रोज अखबारों में, मीडिया में छाई रहती हैं। मोदी सरकार ने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान क्या किया, आरजेडी और जेडीयू की खींचतान खुलकर फिर सामने आ गई। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते हुए यह तक बोल दिया कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ थे और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश नहीं की। जाहिर है उनका इशारे पर, उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव थे। इसी पूरी सियासी हलचल से उठते हैं कई सवाल। पहला सवाल ये कि क्या हो गया है खेला और बिखर गया है विपक्ष का मेला। दूसरा सवाल ये कि ममता हुई अलग, अब क्या करेंगे नीतीश और अखिलेश। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसे ही आपस में लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से कैसे भिड़ेंगे। आज 5 की पंचायत में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन देखते हैं आज की सियासी हलचल पर किसने क्या कहा। কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি, আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানাই। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং, মিথ্যেটা আমি বলবো না। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 हो सकता है। कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा काम। इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठे हैं। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं।
5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कन्फ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है। तो क्या ममता के फैसले और भगवंत मान ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद ये मान लिया जाए कि विपक्ष के गठबंधन अब पानी में चला गया है? लेकिन कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि जब लंबा रास्ता होता है तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी आते हैं। ये बात जयराम रमेश ने कही है। लेकिन ममता ने जिस तरह से हमला बोला है और गठबंधन से एक तरह से वो अलग हुई हैं, अकेले सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, उससे ये कुछ छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आता है, बल्कि ये ऐसा लगता है कि रास्ते में कोई पहाड़ गिर गया है। और इसका असर क्या होगा राजनीति में, देश की राजनीति में, और खासकर 2024 के चुनाव में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता राहुल सिंह काजला, साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सारिका पासवान जो प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और साथ ही मोहम्मद तौसीफुर रहमान जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के, जिन पर आज सबकी नज़र लगी हुई है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संजय राणा जो तीखे राजनीतिक वक्तव्यों के लिए और राजनीतिक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का 5 की पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफुर जी, जाहिर है मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, आखिर क्या वजह है कि ममता दीदी को यह फैसला लेना पड़ा, इतना कड़ा फैसला, इतना कठिन फैसला लेना पड़ा? देखिए, फैसला जो है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये कहा है कि जब बात इंडिया अलायंस की आती है तो राष्ट्रीय लेवल पर हम साथ में ही हैं, जैसे पहली भी बात हुई थी। और रीजनल लेवल में देखिए, कुछ ना कुछ जो कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं उनके तरफ से कोई सहायता, उनके तरफ से कोई हेल्प ऐसे कुछ खास नहीं मिल रही है। और देखिए, अभी राहुल गांधी जी का यात्रा भी बंगाल के थ्रू जाने वाला है, तो उनसे कहा गया था कि जब आप आएंगे तो आप हमें भी बताएं जी, हम साथ में आपके साथ रहेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। वो कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं उन लोगों ने, मतलब आपको बुलाया नहीं, न्योता तक नहीं दिया, क्योंकि नहीं, अब देखिए, अब वो तो राहुल गांधी समझेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं कहा, बड़े लीडर हैं, ठीक है, छोटे मोटे लीडर तो है नहीं, उनके दिमाग में कुछ होगा। मगर अब तो ये तय है कि रीजनल पार्टीज जो है वो अकेले ही लड़ेंगे। और ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि 42 पे 42 हम अकेले लड़ेंगे, और इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। देखिए, हम कभी नहीं कह रहे हैं, अभी भी आपके साथ बैठ के हम यही कह रहे हैं कि जब बात रीजनल लेवल से पट के जब स्टेट लेवल से आगे जाएगी और जब सेंट्रल की बात होगी तो हम बिल्कुल साथ हैं। और इलेक्शन के बाद देखा जाएगा क्या है। फिलहाल 42 पे 42 टीएमसी अकेले लड़ेगी। और अधीर रंजन चौधरी की कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आती है। अभी इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा भी आने वाला है, हमने कहा था कि चलिए हमें बताइए, वो भी नहीं बताया गया। उनकी जो आगे की प्लानिंग है वो भी नहीं बताई जा रही है स्टेट लेवल में। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप क्षमता रखते हैं 300 में अकेले लड़ने के लिए, तो आप बिल्कुल जायज है, आपको, आप लड़िए। ये 42 आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 42 के 42 लड़कर हम आपके पास आएंगे और फिर देखा जाएगा किस तरीके से जोड़ होगा। साथ में है, ऐसी बात नहीं। रीजनल लेवल में थोड़ा सा मसला है, और वो आपको पता भी है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपको पता भी है कि अपने अपने स्टेट में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, नाइत्तेफाकी लगी रहती है। तो ये ठीक भी है, क्योंकि अगर आप 2019 और 2021 का अगर आप पोल रिजल्ट भी देखेंगे बंगाल में, तो कांग्रेस ने कुछ खास वेस्ट बंगाल में कुछ किया नहीं है। इनफैक्ट 2021 में उन्होंने खाता भी नहीं खोला था। पर बात जब गठबंधन की आती है तो है ही और रहेगी। फिलहाल तो अभी 42 के 42 जो है वो तृणमूल कांग्रेस अकेला लड़ने में काफी सक्षम है। ठीक है, मैं आपकी तौसीफुर और आपकी ज्यादातर बातों से सहमत हूं, लेकिन एक बात जो आपने कही, मतलब उसने मुझे बड़ा विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। आपने कहा कि अन्य राज्यों में हम साथ में रहेंगे। अब अन्य राज्यों में साथ में रहने का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता क्या टीएमसी के कहने पर कांग्रेस को वोट देगी? आपका आधार क्या है वहां पर?
आपको तो नहीं, बड़ा देखिए, दिल बहुत अच्छा प्रश्न दिखाकर, कर रहे हैं एक सर मिनट आप। एक मिनट, मेरा बहुत सवाल अच्छा पूरा नहीं हुआ, प्रश्न। मेरा सवाल पूरा नहीं, नहीं बहुत हुआ, अच्छी प्रश्न है ना? कि आपका जब कोई मध्य आधार प्रदेश नहीं इन और राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ आपका और सिर्फ एक राज्य जो थोड़ा सा त्रिपुरा में आधार है। तो बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम 2 सीटें जो ऑलरेडी कांग्रेस के पास हैं लोकसभा में, क्या उससे एक आध सीट ज्यादा बढ़ाकर देने में क्या दिक्कत थी? या आप ये मानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह के लगातार बयान दिए उससे दीदी इतनी आहत हो गई कि उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस से पिंडी छुड़ा लो? सर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर आप जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और काफी जब ऊपर राज्य की तरफ जाते हैं तो बात सही है कि टीएमसी की वजह से कांग्रेस को वोट मिलेगी, नहीं। मगर ममता बनर्जी एक इतना बड़ा चेहरा है कि अगर वो 4 या 5 राज्य में कैंपेन करने जाती हैं तो कहीं ना कहीं सर वोट में फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि आप आइए या ना आइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बंगाल में। ये तो वो ऐसे कहते हैं जैसे उनके पास 10-12 सीट एमपी का यहां पर है ऑलरेडी, पर ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां पर शामिल हैं, वो इस मेरे बात से वो सहमति रखेंगे। इसमें कोई झगड़ा, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात ठीक है, आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस के राहुल सिंह, कांग्रेस यूनिट है, ठीक है, बंगाल में जो कांग्रेस यूनिट है सर, वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जितने राहुल गांधी इंटरेस्टेड हैं सेंट्रल में, सोनिया गांधी इंटरेस्टेड हैं, तो ठीक है, खारगे जी रंजन चौधरी इंटरेस्टेड को हैं, साइड कीजिए, राहुल गांधी की तरफ देखिए, इंटरेस्टेड नहीं दिखाते हैं। चलिए ठीक तो है। अगर राहुल जब आप सिंह नहीं काजला, दिखा रहे राहुल हैं- सिंह काजला कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, ये जो अभी कही वो पूरी बात कही, साफ साफ कहा निरंजन चौधरी को लेकर नाराजगी है, सीटें जिस तरह से आपने मांगी, शायद 6 कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 10 सीटें मांगी हैं, तो क्या लग नहीं रहा कि कांग्रेस को बंगाल में अगर अपने गठबंधन को बचाए रखना था तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पांव फैलाना चाहिए। जब आपकी पार्टी के अगर आंकड़े देखे जाएं 2019 के, तो आपकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली और 5.5% वोट मिला था। तो ऐसे में 6 सीटें मांगना, 10 सीटें मांगना और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को छोड़ देना कि वो चाहे जो जैसे बयान ममता के खिलाफ दें, कहीं ना कहीं रणनीति में चूक हो गई। राहुल, नमस्कार प्रखर जी। जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा कि जब आपका रास्ता बहुत लंबा होता है तो बीच में कुछ बाधाएं भी आती हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, और जो ये वाकया है वो मैं मानता हूँ एक स्पीड ब्रेकर से बढ़कर कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा हैं, और कितनी सीटें मांगी जानी चाहिए थी, कितनी सीटें मांगी गई, अभी तक मुझे तो नहीं पता कि कितनी सीटें कांग्रेस ने मांगी थी। आपको कैसे पता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसका आधार और कुछ नहीं है। हाँ, अभी और अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से का कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हम ताकतवर हैं, हमारा वजूद है यहाँ पर, उससे ऐसा लग रहा था कि सीटें कहीं ना कहीं 6-10 इसके आसपास जा रही है। ये मीडिया रिपोर्ट नहीं, कांग्रेस पार्टी का वजूद बंगाल में नहीं पूरे देश में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर बंगाल में मुझे अभी भी भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ममता दीदी बड़ी हैं, बड़ा हिस्सा है इस अलायंस का, उम्र में राहुल गांधी जी से बड़ी हैं, इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं से उम्र में बड़ी हैं, तो वो नाराज भी हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि समय के साथ उन्हें मना लिया जाएगा और इंडिया अलायंस का हिस्सा टीएमसी बन करके रहेगा और चुनाव में एक साथ दोनों पार्टियां जाएंगी। ठीक है राहुल, अभी इतनी मीठी मीठी बातें आपने कही, ममता उम्र में बड़ी हैं, अनुभव में ज़्यादा हैं, आपने कही, ये बात बहुत अच्छी बात है। जयराम रमेश को भी सुना कि छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर है, निकल जाएगा, लेकिन मेरे को तो पहाड़ जैसी बाधा लगती है। लेकिन जब इतना ही सम्मान आप सब टीवी डिबेट्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं, तो न्याय यात्रा में ममता दीदी को बुला लेते कम से कम। पश्चिम बंगाल से गुजरेगी, कल शायद मेरे हिसाब से पहुँचने वाली है कूच बिहार, तो कम से कम ममता दीदी को आमंत्रित कर लेते, उनकी राय ले लेते। बंगाल से यात्रा गुजार रहे हैं और वहाँ पे उनकी राय नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आहत तो हुई है। ये कहीं ना कहीं आप लोग गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल तो उठाता है। प्रखर जी, जब क्रांति का आह्वान होता है तो उसके पीले चावल नहीं दिए जाते। जो भी व्यक्ति उस क्रांति में भरोसा रखता है या उस विचारधारा में भरोसा रखता है, वो आकर के खुद ब खुद उससे जुड़ जाता है। क्रांति के लिए न्योते नहीं दिए जाते हैं, ना इतिहास में कभी दिए गए हैं। एक और बात, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखा जाए तो उसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ना देखा जाए। इसे बारंबार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने भी कहा है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो चुनाव से बढ़कर है, चुनाव से कहीं ज्यादा है। अब पर फिर भी अगर टीएमसी या इंडिया अलायंस के किसी बड़े नेता को इस बात का बुरा लगा हो कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया है, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम क्यों से नहीं दिया गया, आप स्क्रीन पे देखिए अपनी। ये पश्चिम बंगाल 2019 के नतीजे चल रहे थे और सिर्फ 5.5% वोट मिला है आपको, 2 सीटें, वो भी पिछली बार लेफ्ट वगैरह की मेहरबानी से मिल गई आपको।
तो इसी तरह से आपको सोचना चाहिए था। लेकिन खैर, न्योतियों की आपने बात की और न्योतियों को लेकर कांग्रेस का रुख क्या रहा है, चाहे वो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे वो दूसरा मामला हो, तो हम न्योते की बात तो ना ही करें। और कहीं आपको ये तो नहीं लगता, अगर आप इसको मानना चाहें, अभी आपके पास मौका है, कि कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि जिस तरह से राम प्राण प्रतिष्ठा का आपने न्योता ठुकराया और कांग्रेस का रुख देखकर लगा, और जिस तरह की राम लहर थी, हालांकि राहुल गांधी इस राम लहर को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद बंगाल के अंदर जो लहर दिखाई दी 22 जनवरी को, क्या उसी की वजह से तो कहीं ममता ने आपसे पल्ला नहीं झाड़ लिया है? प्रखर जी, राम ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना किसी अन्य राजनीतिक दल के हैं, राम पूरे देश के हैं। राम कांग्रेस के भी उतने ही हैं जितने किसी और राजनीतिक दल के हैं। तो उन्हें राजनीति में अगर हम जोड़ करके देखें तो मैं उसे किसी भी तरीके से सही नहीं मानूंगा। जिस प्रकार से राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का किया था, वो पूरे तरीके से गलत था। और उसी के विरोध में, क्योंकि सनातन धर्म में जिस प्रकार की विधि हमें बताई गई है, जो शंकराचार्यों ने भी कही, उसका जब पालन नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समारोह का हिस्सा नहीं बनी। तो ये दोनों ही वाक्यों को जो आपस में जोड़कर देखा जाए ना, ये मेरे कितना हो रहा है। जहां न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां पर उनको जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवा ध्वज फैलाए जा रहे हैं और मोदी के नारे लग रहे हैं। खैर ठीक है, हमारे साथ जय जय श्री राम के नारे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतना ही लगाते हैं। ठीक है, मोदी के नारे तो नहीं लगाते होंगे ना, और भगवा ध्वज तो नहीं फहराते होंगे ना। हमारे साथ जयराम विप्लव भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम जी, ये कौन सी चाणक्य नीति है कि अचानक एक के बाद एक गठबंधन के जो साथी हैं, आपके विरोधी, छोड़कर जा रहे हैं? ये चाणक्य नीति है या किसी और की नीति है, या ये इंडिया अलायंस के अंदर ही खटपट मची हुई है और बीजेपी से दूर से देख रही है? कुछ तो अंदर से चल रहा है या सिर्फ अपने आप ही हो रहा है? लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की कथित भारत जोड़ो यात्रा अकेले ही शुरू हुई थी, और अब इंडी छोड़ो यात्रा जिस स्पीड में शुरू हुई है, लग रहा है कि अगले 15 दिनों के भीतर पुनः कांग्रेस अकेली ही रह जाएगी। इंडी अलायंस बचेगा नहीं। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, इनके ही सहयोगी दलों के बयान साबित करते हैं। आज 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि उनका घमंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं है। और मजे की बात देखिए, अभी टीएमसी के प्रवक्ता भी उस तर्क को दे रहे थे कि जहां हम मजबूत हैं वहां हम अकेले लड़ेंगे, और जहां हमारा कोई वजूद नहीं है वहां हम राष्ट्रीय स्तर पर एक कथित रूप से गठबंधन करेंगे। ये अजीब सा तर्क है। और आज जो कांग्रेस पार्टी का बात आप देख लीजिए, ये लगातार जो कह रहे हैं, इन्होंने बात की क्रांति की। सत्ता में लगातार बाहर रहे तो इनको क्रांति की याद आई, और जब सत्ता में बैठे रहे तो केवल परिवार की आय बढ़ाई, मलाई खाई। 10 वर्षों का यूपीए जो शासन रहा, उसमें 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों का इतिहास और अतीत सबके सामने। ये नीति नहीं, अनीति पर चलने वाला गठबंधन था। तेल और पानी का मेल था। अधर्म के मार्ग पर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार चल पड़ी है, उसका रास्ता यही है कि आने वाले दिनों में सहयोगी एक एक कर बिछड़ते जाएंगे। जी, और जी क्या आपको लगता है? एक बात प्रखर जी कह दूं जी, जयराम जी, मुझे लगता है कि पोस्ट पोल अलायंस की ये बात कर रहे थे। पोस्ट पोल अलायंस में ये सारे दल मिलकर नेता प्रतिपक्ष चुनने लायक संख्या भी अगर जुटा ले तो बड़ी बात होगी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राम लहर चली 22 जनवरी के पहले और 22 जनवरी के बाद, तो बिल्कुल लहर जो है ऐसा पूरे भारतवर्ष में शायद ही पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसी लहर देखी गई होगी, क्या ये उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए, भारतवर्ष ने पिछले 75-76 वर्षों में आजादी का उत्सव 1947 में जिस प्रकार मनाया था, वैसे ही ये भारत के सांस्कृतिक आजादी का उत्सव 22 जनवरी 2024 को गांव-गांव, गली-गली, सड़क मोहल्ले पर हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों ने मनाया। और इसका स्पष्ट संदेश आज लोगों के सामने, लोगों में कांग्रेस पार्टी की और उनके गठबंधन के साथियों की क्या छवि गई। इस पूरे उत्सव समारोह में जब राम उत्सव मन रहा हो, तब विघ्न डालने वाली छवि उनकी बनी है, तो उनका विनाश होना भी तय है। ठीक है, हमारे साथ सारिका पासवान जी भी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका जी, आपने सब लोगों की बातें सुन ली और आपको ये तक मालूम ही होगा कि बंगाल में क्या हो गया और भगवंत मान ने पंजाब में क्या कर दिया है, लेकिन सारी नजरें देश की जो हैं
वो आपके राज्य बिहार पर भी लगी हुई हैं, और बिहार में जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है नीतीश जी भी अपना अलग रास्ता निकाल सकते हैं? प्रखर जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी करेक्शन कर ली जाए। वहां हमारी प्रवक्ता जेडीयू लिखा गया है, तो दर्शकों को ठीक है, कंफ्यूजन मैं होगा। पीसीआर टीम को कहना चाहूंगा कि प्रवक्ता आरजेडी हैं, सारिका पासवान, कृपया इस गलती को ठीक कर लें, और मैं माफी चाहूंगा सारिका जी इसके लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं प्रखर जी। देखिए प्रखर जी, अभी लोकसभा चुनाव में तो मुझे लगता है कि कुछ दिन बाकी हैं, और उसके पहले कई हो सकता है कि इस तरह के आपको चीजें सुनने को मिले। लेकिन मैं आपके माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन डे 1 से मजबूत था और लास्ट तक वो मजबूत रहेगा। कहीं भी कोई खटपट नहीं है, और जो चीजें हमारे सामने आ भी रही हैं तो निश्चित रूप से हमारे गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व में बैठे तमाम जो लोग हैं वो उन चीजों से निपटारा भी कर लेंगे। और अंत में जब तक की चीजें फाइनल नहीं हो जाती हैं, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के द्वारा इस तरह की चीजें कहना, या अगर कोई हमारे विपक्षी अगर हमारे ऊपर इस तरह की अगर शंकाएं लगा रहे, तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी ये गठबंधन बनने वाला ही नहीं है, 4 लोग नहीं जुटने वाले हैं, 4 पार्टियां नहीं जुटने वाली हैं। लेकिन आपने देखा कि चौथी बैठक जो दिल्ली में हुई, लगभग 28 दलों ने उस बैठक में शिरकत किया, और हमारी गठबंधन जो है मजबूती के साथ आज तक चल रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी प्रखर जी कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और जो चीजें हैं भी, जो चीजें आ भी रही हैं, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन सक्षम है उन चीजों से। अच्छा, आपने कहा कि आप मुझे आश्वस्त कर रही हैं, चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त कर रही हैं कि जो जेडीयू आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गठबंधन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप, मेरे को लगता है आपने आज सारे बयान सुने हैं कि नहीं सुने? श्री कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, तो जाहिर तौर पर आपने सारे बयान सुने होंगे। उसमें एक बयान जो था, जो मुझे बड़ा चौंकाने वाला बयान लगा, जिसमें नीतीश कुमार आज ये कहते हैं इस भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर को, वो कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं की और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश नहीं की। जाहिर तौर पर कोई राजनीति का जो ककहरा भी जानता है उसे मालूम है कि अगर ये कहते हैं नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को का जिक्र करते हुए, उदाहरण देते हुए कि उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश नहीं की, इसका सीधा इशारा आपकी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर है। अब इसके बाद भी आप कह रही हैं कि आपके आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, तो आप कैसे आश्वस्त कर सकती हैं? नहीं, प्रखर जी, आपने जिस स्टेटमेंट की बात की वो मैंने भी सुनी है, और जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहीं ये नाम लेकर के किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन शताब्दी के अवसर पे उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के बारे में उन्होंने बात रखा। और ये हम सब जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो गुदड़ी के लाल, जो इन्होंने इतनी सामान्य जीवन और इतने त्याग के जीवन उन्होंने जिए, जो पिछड़ों और दलितों के लिए जो उन्होंने किया, वो भूला नहीं जा सकता। और राष्ट्रीय जनता दल तो वो पार्टी है जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को आगे लेकर के चलने का काम किया है। लेकिन अगर परिवारवाद पे बात होगी प्रखर जी, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा उदाहरण है परिवारवाद का। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को आगे रखने की बात की और कहा कि आरजेडी ने हमेशा ऐसा किया है। आप लोग 10 साल सत्ता में रहे, 2004 से लेकर 2009 तक खुद लालू जी मंत्री थे कैबिनेट में, और 2009 के बाद भी आप ही की बैसाखी पर जो है वो यूपीए 2 की सरकार टिकी हुई थी। 10 साल में दिलवा देते जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। अब श्रेय लेने की होड़ मचा रहे हैं, कहने हैं कि हम इस कर्पूरी ठाकुर साहब की विचारधारा को फॉलो करते थे। खैर, हमारे साथ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा। संजय राणा, जो भगदड़ मची है बंगाल से लेकर पंजाब तक, गठबंधन छोड़ो यात्रा जो शुरू हो गई है, इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? प्रथम दृष्टया आपकी नजर में क्या हो गया ऐसा कि अचानक जो है वो 22 जनवरी के बाद 2 दिन में 2 राज्यों में इतने बड़े फैसले आ गए और बिहार में भी हलचल तेज नजर आ रही है? प्रकाश, जब हम महत्वाकांक्षा की पॉलिटिक्स करते हैं, महत्वाकांक्षा की वजह से किसी के साथ जुड़ते हैं, तो इस तरह का विघटन होना संभव है। अभी आपने बहुत बढ़िया एक वक्तव्य दिया था, जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट था कि जब रास्ते बड़े होते स्पीड ब्रेकर लगता है, वो कभी हाईवे पे चले नहीं, हाईवे पे कभी स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं, गलियों नुकड़ों में स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस की आज की हालत जो है, समझ लीजिए कि ऐसी हो गई, इनके साथ कोई जाना नहीं चाहता, डूबती नैया हो गई है। बंगाल की हम चर्चा कर रहे थे, टीएमसी की। देखिए, टीएमसी को 2019 का आंकड़ा देखा है, तकरीबन 43% वोट मिले थे, और
कांग्रेस पार्टी को 5.6% वोट मिले थे। अगर इसको जोड़ भी देते हैं तो भी ममता बनर्जी उतने पे बैठी हुई, उनको फर्क नहीं पड़ता है, और इसको माइनस कर दे तो भी ममता जी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? फर्क तो कांग्रेस को पड़ता है। तो देखिए, जिसको फायदा होगा वही बार बार जाएगा, ममता बनर्जी को कुछ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं, देखिए ऐसा है कि आप यात्रा निकाल ले, देखिए ये यात्रा नहीं है, ये न्याय यात्रा नहीं है, ये अन्याय यात्रा आय के लिए की जा रही है, क्योंकि सारे बेरोजगार हो चुके हैं, तो उसके लिए आय की शोधन कैसे हो, उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। अगर किसी स्टेट में आप जा रहे हैं और आपकी अलायंस की पार्टी है, आपके अलायंस के लोग हैं, कम से कम उनसे विचार विमर्श कर लेते, उनको भी आमंत्रण दे देते। अभी हमारे मित्र कांग्रेस के जो राहुल साहब बोल रहे थे कि युद्ध में, उद्घोष में हम कभी आमंत्रित नहीं करते। भैया, कोई भी बड़ा युद्ध लगा जाता है, उसके पीछे स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, स्ट्रेटजी के बगैर कभी डेवलपमेंट नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि परीक्षा में सिर्फ 90 दिन बचे हैं प्रखर जी, सिर्फ 90 दिन, और एक आदमी जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो फिटनेस में ध्यान दे रहा है। अरे भैया, आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए, डिस्कशन अपने अलायंस से करना चाहिए, सीट वितरण पे बात करनी चाहिए, कौन कहां पे लड़ेगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप यही हाल देखिएगा, अभी हमारी मित्र बोल रही थी कि बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार में कांग्रेस ने 10 सीट मांगी है, जेडीयू मांग रहा 17 सीट, 10 और 17 27 चलेगा क्या? आरजेडी सिर्फ क्या 10-12 सीट पे लड़ेगी? मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है कि इसकी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको कितना सीट देंगे। और इस तरह के चुनाव जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण 2024, चाहे वो एनडीए हो, चाहे ये इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में कोई सीरियसनेस दिखी नहीं रही है। आप बता दीजिए कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट है प्रखर जी, कहां पे अलायंस की चर्चा हुई, सीट वितरण हुआ? यहां पे अलायंस हो चुका है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और जयंत चौधरी के बीच में, कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका क्या हाल हुआ था। तो कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं, कांग्रेस की समस्या क्या है। ये साइकिल के पीछे, कैरियल के पीछे बैठना चाहते हैं, किसी तरह मेरी नैया पार लग जाए, या कोई स्टीमर हमको खींच के उस पार पहुंचा दे। अब समस्या है कि स्टीमर को, इतने भारी जहाज को कोई ढोएगा कौन? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे जो क्षेत्रीय पार्टी हो, इतना बड़ा अपना बोझा लेके अपने ऊपर चलना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए इनसे किनारा कर रहे हैं। और जो वोट है प्रखर जी, आप भी जानते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल बने हैं, सारे वोट कांग्रेस के ही वोटर थे, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सारे वोट है। अपना वोट बैंक इनके साथ कौन शेयर करना चाहेगा? और जब सब जानते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ महत्वाकांक्षा की पार्टी है, ये मौका लगेगा तो आपके साथ है, मौका नहीं लगेगा तो आपके साथ विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। नंबर 3, आप देखिए अधीर रंजन चौधरी जी, अगर आप भैया लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कम से कम अपनी वाणी पे संयम रख सकते हैं। आपका नेतृत्व तो कुछ भी बोल रहा है, आप वाणी पे संयम जो खो देते तो बोल देते मुझे हिंदी नहीं आती, मेरे गलती से निकल गया। कई बार अगर हिंदी नहीं आती तो बंगला में बोलिए, बंगला नहीं आता अंग्रेजी में बोलिए, लेकिन ऐसा शब्द मत बोलिए कि बंदा डाल कर दीजिए। समस्या क्या है यहाँ पे? किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को बंगला नहीं आती, और सब आदमी नेता हैं। वो सारे नेता कांग्रेस में बैठे हैं, तो 5000 वोट ना मिले, वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का बंटाढार हो रहा। और इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 10 दिन में देखिएगा कि सारे अलायंस दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिफुर रहमान, आपने अब सभी लोगों की बातचीत सुन ली है कि शुरुआत मैंने आपसे की थी, और आपने अंत में जो संजय राणा जी को सुना है, और कांग्रेस के नेता राहुल सिंह काजला कह रहे थे बार बार कि ममता दीदी मान जाएंगी, जयराम रमेश भी कह रहे हैं, राहुल जी भी ये संकेत दे चुके हैं कि ममता जी मान जाएंगी। ममता दीदी मानेंगी, अगर मानती हैं तो वो किन शर्तों पे मानेंगी, अगर आप ये मुझे बता पाएं। पहली बात ये, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि मान जाएंगी, कई बार ऐसा लगने लगता है, क्योंकि जब वो अल्लाह की कसम खा के बोलती है तब हमें भरोसा होता है कि नहीं, अब वो अपनी बात से नहीं डिगेंगी, लेकिन आज जब उन्होंने बात कही तब उन्होंने अल्लाह की कसम नहीं खाई है, इसलिए हमको भी शायद लगता है मान जाएंगी। अगर मान जाएंगी तो किन शर्तों पर मानेंगी? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स एक बहुत ही डाइवर्सिटी और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है बहुत लार्ज है। इसको अगर आप देखने चाहेंगे तो राजनीति कोई छोटी मोटी स्पेक्ट्रम नहीं होती, बहुत लार्ज स्पेक्ट्रम होती है, और इसमें हर चीज की पॉसिबिलिटीज हमेशा खुली हुई रहती। अब आप ये देखिए कि बीजेपी परेशान हो रही है कि भाई क्या करेंगे। मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि बीजेपी को परेशान होने की तो जरूरत नहीं है। आप तो खुद 30-32 पार्टी के साथ अलायंस करके बैठे हैं, तो आप अपने कैंपेन में चिंता करिए। 16 अप्रैल से इलेक्शन शुरू होगी, वहां चिंता करिए। अब देखिए बात आ रही है कि दीदी मानेंगी कि नहीं मानेंगी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया अलायंस में हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बंगाल में कैसे मानेंगे? ये तो जिद है कि 42 सीटें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वो छोड़ दिए
कि वो छत्तीसगढ़ के अंदर रैलियां करेंगी और मध्य प्रदेश में जो बम्पर वोट दिलवा देंगी कांग्रेस को अब तूफानी प्रचार करके, और राजस्थान में तो जाने क्या फायदा मिल जाएगा। मतलब ममता जी जब निकलेंगी राजस्थान में तो मतलब पूरा राजस्थान जो है वो कांग्रेसमय हो जाएगा, इंडिया अलायंस में हो जाएगा। वो सब छोड़ दीजिए, ममता जी के प्रभाव कुछ, मैं सिर्फ बंगाल पर ही हम बातचीत करें तो बंगाल में क्या वो फॉर्मूला निकल सकता है जिसकी वजह से ममता दीदी के तेवर थोड़े नरम पड़ जाएं और गठबंधन तैयार रहे, चलता रहे इंडिया अलायंस का? ऐसा कोई कुछ शर्तें हैं ममता दीदी की, क्योंकि आप तो पार्टी सदस्य हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। नहीं देखिए, पता तो हमें सब कुछ है, मगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जब बात अलायंस की होती है तो अलायंस मतलब क्या होता है? गठबंधन। अलायंस मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सीट शेयरिंग। हमें पूरा पता है कि हमारे अंदर ही इतनी क्षमता है कि हम बीजेपी को बंगाल में पछाड़ कर रखे। अच्छा। और अगर 42 सीट तृणमूल कांग्रेस लेकर आती है, 42 में 42, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम 42 के 42 जाके एक मिनट बस 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक आपने आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर दी है, ठीक है, हम बहुत सिंपल कर देते हैं इसको। 42 अगर इंडिया अलायंस में आती है तो ये भी तो गठबंधन है। तौसीफुर मेरी बात सुनिए प्लीज, गठबंधन नहीं होता। तौसीफुर जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने पॉलिटिकल साइंस के दर्शन के साथ इस बातचीत की शुरुआत की थी। अभी हम सीधे गणित पे जाते हैं आम जनता को समझाने के लिए, ठीक है। आपके 43.3% वोट हैं 2019 में। अगर कांग्रेस के 5.5% और 7.5% लेफ्ट के मिल जाते हैं तो 13 और 43 कुछ 56-57% वोट हो जाते हैं, तो और अच्छा है ना आपके लिए बीजेपी को हराने के लिए। फिर क्या वजह है कि आप इनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं? ये तो बेसिक फॉर्मूला है। और दूसरी बात मेरी बात कंप्लीट नहीं। दूसरी बात, कम से कम कांग्रेस के 5.5% वोट तो हैं पश्चिम बंगाल में, आपके तो किसी और राज्य में 0.5% वोट भी नहीं है, त्रिपुरा को छोड़ के। नहीं तो हम तो कहीं अड़ंगा लगाना नहीं चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमें सीट दे दीजिए आप कहीं पर भी, हम तो कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बंगाल यूनिट ये सोचती है कि टीएमसी हमारे साथ रहे या ना रहे, बंगाल तक, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये सेंट्रल को ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि भैया 42 पे 42 हम अकेले लड़ लेते हैं। यहाँ के जो बंगाल के जो लोकल कांग्रेस के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी तो खैर राज्य नेता भी हैं, ठीक है, वो भी इंटरेस्टेड अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। और देखिए कांग्रेस यहाँ पे कमजोर है। 2021 में खाता नहीं खुला, 2019 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस उनका हुआ नहीं, तो आज 2024 के जनरल इलेक्शन में वो कौन सा ऐसा कुछ कर लेंगे? तो ठीक है ना भैया, 42 के 42 हम ले आते हैं और साथ में अलायंस को हम लोग सेंट्रल में देख लिया जाएगा। सिंपल सी गणित है। अब 2 दिन के बाद क्या होगा या 72 घंटे के बाद क्या होगा, वो तो बात की बात है। आप आएंगे, हम आपको जवाब दे देंगे बैठकर। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है सर। ठीक है राहुल जी, जो पूरी बात जो निकल कर आ रही, संजय राणा जी ने भी इस तरफ इशारा किया, क्या ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और कांग्रेस के नेताओं का जिस तरह का रुख और बयानबाजी सामने आई, ये उसी का एक आफ्टर इफेक्ट है कि लोग अब कांग्रेस से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया? क्या राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस की जो सोच थी वो अब इस गठबंधन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है? कहीं गलती तो नहीं हो गई? प्रखर जी, राम मंदिर को मैं फिर से एक बार ये बात कहूंगा कि इस वाक्य से जोड़ करके देखना मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। और जो 22 जनवरी को जिस प्रकार का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया था राम मंदिर का भी, उसके विरोध में ममता बनर्जी भी उतने ही सशक्त रूप से खड़ी हुई हैं जितने सशक्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी हुई है। आपने गौर किया, अगर वो खड़ी हुई, एक मिनट बस आपकी बात कंटिन्यू रखिएगा, चूंकि आपने बात की, बस थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूं, बाकी आप ही बोलिएगा। अगर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने रैलियां किस इलाके से निकाली और सभा किस जगह पे करी और किस तरह से काफिर शब्द का इस्तेमाल किया और किस तरह से अल्लाह की कसम खाई। इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे और कांग्रेस के नेता नहीं समझ पा रहे कि ये 30% वोट लेने के लिए पूरे 30% वोट ममता जी की झोली में आ जाएं और फिर वो 30 से शुरुआत करके आगे जाएं, मतलब साफ साफ संकेत है कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। उसका कहीं ना कहीं वजह जो है वो राम मंदिर को लेकर जो पूरा रुख रहा कांग्रेस का, वो भी एक वजह बनता है। जी आप बोलिए। 2021 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी को या कांग्रेस को मिलाकर के भी या अलग अलग रूप से भी 30% ही वोट नहीं मिले थे। अब किसकी कसम खाई थी, किसकी कसम नहीं खाई थी, इस पर मुझे लगता है कि भाजपा और भाजपा के रूप में कुछ पत्रकारों का ज्यादा ध्यान रहता है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी का
इससे कोई फर्क पड़ता है कि उन्होंने किसकी कसम खाई थी और किसकी कसम नहीं खाई थी? ये मुझे लगता है कि एक बहुत छोटी बात, आपने लकीर बहुत छोटी कर दी है प्रखर जी ये बात कह करके। और इस पर मुझे राहुल जी आप उभरते हुए कांग्रेस के नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, आपको भी अखबार पढ़ना चाहिए। और जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें साफ नजर आता है, उन्होंने कहा काफिर, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम खाती हूं। और जब अल्लाह की कसम वो खाती हैं तो हम सबको बड़ा भरोसा होता है, बाकी किसी और कसम पर भरोसा हो ना हो, लेकिन ममता दीदी अगर अल्लाह की कसम खा लें तो हम उसको पत्थर की लकीर मानते हैं। इसमें आपको भी अब आपको जानकारी नहीं है तो मैं इसमें किसी की गलती क्या हो सकती है? इसमें बीजेपी की गलती क्या हो सकती है? किसी और की गलती क्या हो सकती है? आपको बयानों, आप चूंकि नेता हैं, राजनेता हैं, आपको बयानों पर और बयानों की बिटवीन द लाइंस जो होती है उसको समझने की जरूरत है। जब नरेंद्र मोदी जी मुंबई में टोपी लगा करके, जालीदार टोपी लगा करके घूम रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने कभी जालीदार टोपी नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी ने कभी जालीदार टोपी नहीं लगाई। ये आपने बताकर अब आप मुझे तस्वीर दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी जालीदार टोपी नहीं लगाई अपने पूरे राजनीतिक करियर में। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक अखबार की क्लिपिंग आप बता देंगे, मैं इस मंच से माफी मांग लूंगा अपने कि हाँ मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं है, मैंने गलती की। मैं आपको चैलेंज करता हूं। ठीक है, मैं आपके साथ ये चीज शेयर करता हूं। ठीक है, डन। ठीक है, अब आपने पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं जयराम जी। अब मतलब क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में सब कुछ हो रहा है, तो क्या लग रहा है, मतलब ये जो स्थिति बनी, मतलब क्या इसकी वजह आप ये मानते हैं जयराम जी की कि इनका कोई पार्टी का संयोजक तय नहीं हुआ, उसके बाद सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं हुई, पीएम का चेहरा अभी तक तय नहीं था, ये एक वजह है? या विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है, बीजेपी पे आरोप लगाता है कि विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, वो एजेंसीज का सहारा लेती है विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए? ये बार बार विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप कंफ्यूजन का स्तर देखिए कि ये तय नहीं कर पा रहे कि हिंदू वोट बैंक के साथ जाना है कि मुस्लिम वोट बैंक के साथ जाना है। गठबंधन का एक दल कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी करार दे करके मुस्लिम वोटों की कसम खाता है, अल्लाह की कसम खाता है और वो छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार उसी मुस्लिम मतों के लिए करती है। तो कंफ्यूजन की स्थिति साफ है। दूसरी तरफ आपका जो प्रश्न था, राहुल गांधी कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, किसी से डरने वाले नहीं। ममता दीदी दहाड़ दहाड़ के कहती है हमको कोई डरा नहीं सकता। फिर उसके बाद ये रोना क्यों रोते हैं कि हमारे एजेंसियों के डर से हमारे सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं? अगर चोरी की है तो डर भी जरूरी है। भारत की एजेंसियां स्वतंत्र हैं, कार्रवाई कर रही है। ममता दीदी के यहाँ तो करोड़ों का खजाना किस प्रकार से मिला वो सबने देखा है। लेकिन आप स्थिति देख लीजिए कि आज जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 70 वर्षों के शासन काल में कांग्रेस पार्टी को कभी याद नहीं आई। जिस सरकार में लालू प्रसाद मंत्री थे उनको कभी याद नहीं आया। और आज इनको मैं दो बातें कहना चाहता हूं। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के प्रमुख उदाहरण थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 1978 में 26% आरक्षण लागू करके 3% महिलाओं को और 3% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया था। और उसका जो चेला होने का दावा कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए ना, आप परेशान क्यों हैं हमारे अलायंस को? अरे भाई, मैं आपसे बीच में मत बोलिए। कौन बीच में बोल रहे हैं? आप इतनी क्षमता रखते हैं जी, मैंने सबको सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको भय किस बात का? तौसीफुर जी, क्या क्यों नहीं आने देना चाहते? आपको भय किस बात का है? आपको परेशानी किस बात की? बीच में क्यों टपक रहे हैं? इंडिया अलायंस के साथ अब देखिए, वो तौसीफुर जी वो ना बंगाल की बात कर रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं, उनकी बात होने दीजिए ना। आपको तो टोका नहीं उन्होंने। अरे अगर आप में दम होगा तो तथ्यों पर मुझे काट दीजिएगा। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर जी, और आज सामाजिक न्याय के नाम पर परिवार को आगे बढ़ाने वाले लालू प्रसाद यादव, जिसकी मुखालफत आज जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कर दी, और सामाजिक समरसता को धता बताते हुए लालू प्रसाद यादव के शासन में लगातार बिहार जातीय नरसंहारों से पीड़ित रहा। तो कर्पूरी ठाकुर जी का कौन सा अनुकरण कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, ममता बनर्जी क्या करना चाहती है, नीतीश बाबू क्या करना चाहते हैं, वो हम देख लेंगे।
चलिए, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मुझे समय देते तो मैं विषय को अच्छे से रखता। ठीक है। बाकी चिल्ला करवाइए। अच्छा, तौसीफुर रहमान साहब, आपने तौसीफुर रहमान साहब आपने कहा इतने अच्छे तथ्य को आने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी रुक जाइए एक मिनट। तौसीफुर रहमान साहब, आपने कहा कि नीतीश क्या करेंगे, लालू क्या करेंगे, हम देख लेंगे। अरे अधीर रंजन चौधरी क्या कर रहे हैं वो तो आप देख नहीं पा रहे, और बात कर रहे हैं कि बिहार के नेताओं को देख लेंगे, उनको समझा देंगे। आपके समझाने का आपका जो समीकरण आपस का है वो इतना खराब है पश्चिम बंगाल में। यही स्थिति लेफ्ट के साथ भी आपकी लड़ाई झगड़े की रहती है। जब पंचायत चुनाव होते हैं तो एक दूसरे के सर फोड़ते हैं आप, और आप बता रहे हैं कि आप लालू जी को और नीतीश जी को समझा देंगे। शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? बेगानी शादी में अब्दुल्ला, बेगानी शादी के अब्दुल्ला तो आप भी नजर आ रहे हैं। तौसीफ भाई, बेगानी शादी के अब्दुल्ला तो आप भी नजर आ रहे हैं। बंगाल संभल नहीं रहा, वहां का गठबंधन संभल नहीं रहा, और बिहार के गठबंधन को जोड़ने की बात कर रहे हैं। खैर अभी गठबंधन के बाद जब अभी बहुत समय हमारे पास बाकी है। अरे भाई बहुत हो गया, आप दूसरों को भी सुनिए। ठीक है, मैं आपको जयराम जी रोकूंगा, तौसीफ भाई आपको भी रोकूंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। तो पांचवी पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं आज की दो बड़ी खबरों की। और दोनों बड़ी खबरें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इंडी अलायंस के साथ, इंडी गठबंधन के साथ। एक के बाद एक दो झटके लगे हैं। पहले बंगाल में ममता दीदी ने ऐलान कर दिया कि वो सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस और लेफ्ट को कोई सीट नहीं देंगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि पंजाब से भगवंत मान ने एक दूसरा बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। इसका मतलब सीधा है कि इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है, और साफ साफ संकेत दे दिया है। चर्चा हम इसी विषय पर कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं खास मेहमान। और ब्रेक से पहले जब मैं सभी लोगों से बात कर रहा था, मैं मौका देना चाह रहा था सारिका जी को, जो RJD की प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारे पास उस वक्त हमें ब्रेक लेना पड़ गया। सारिका जी, बिहार में जो स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी तक लगातार जो हो रहा था वो छुटपुट चीज़ों के अंदर बदलाव हम देख रहे थे, बैठकें चल रही थी, राज्यपाल से मुलाकातें हो रही थी, अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे, ये सारी चीज़ हम देख रहे थे। लेकिन अब सारिका जी, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा अपने आप को, इस कार्यक्रम में थोड़ा विराम देना पड़ेगा। इस वक्त सीधे चलते हैं हम नेशनल मीडिया सेंटर, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कैबिनेट के फैसलों को लेकर। और हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी भी। सर, ओपनिंग रिमार्क्स प्लीज। नमस्कार मित्रों, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, श्री अमृतलाल मीना जी, मनीष देसाई जी, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में, अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। लेकिन कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में ही माननीय रक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट के सदस्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जहां एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन और सफलता पर उनका आभार प्रकट किया, तो जो उस समय उन्होंने बात रखी मैं आप सबके सामने अवश्य रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम सभी आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वह सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कार्य तो कई बार हुए होंगे, परंतु जब से कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कालखंड भी जोड़ लें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। वह इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये अवसर शताब्दियों के बाद आया है, वर्षों के इंतज़ार के बाद आया है। ये तो वो बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। 22 जनवरी को आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं और प्रवाह भी, नीति भी है, नियति भी है। और आज हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के सनातनी प्रवाह और वैश्विक प्रभाव के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नियति ने आपको चुना है। वास्तव में राम भारत की नियति है और नियति के साथ वास्तविक मिलन तो 22 जनवरी को हुआ है। वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए ये अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेकों जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सर्वोच्च समिति कैबिनेट में इस अवसर पर हम सब विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कार्यों से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है। आपने इस देश का सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का भावनात्मक जन सैलाब हमने देश में देखा और भावनाओं का ऐसा ज्वार हमने पहले कभी देश में नहीं देखा था। हालांकि जन आंदोलन के रूप में हमने इमरजेंसी के समय भी लोगों के बीच में एकता देखी थी, लेकिन वह एकता तानाशाही के विरुद्ध एक प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में उभरी थी। भगवान राम के लिए जो जन आंदोलन हमें देखने को मिला वह एक नए युग का परिवर्तन है। देशवासियों ने जहां एक और शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की और आज जब हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, ये भव्य राम मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ है, तो ये आंदोलन एक नए युग का परिवर्तन करने वाला बना है। एक नया नैरेटिव सेट करने वाला जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा अनुष्ठान तभी संपन्न हो सकता है जब अनुष्ठान के कारक पर प्रभु की कृपा हो। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, यानी कि जिस पर स्वयं श्री राम जी की कृपा हो उस पर सभी की कृपा होती है। प्रधानमंत्री जी, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था जिसमें पूरे देश के लोग एकजुट हुए थे। करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी थी, वर्षों की प्रतीक्षा थी। और हम ये कह सकते हैं कि आपने 11 दिनों के अनुष्ठान भी रखे और वो ऐसा शायद ही कोई और कर सकता था। 11 दिनों में जो आपने अनुष्ठान किए, भारत में भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थों में तपस्या भाव से उपासना करके भारत की राष्ट्रीय एकात्मता को भी आपने ऊर्जा प्रदान की है।
इसे हेतु हम केवल कैबिनेट सदस्य के नाते ही नहीं, परंतु एक सामान्य नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपका बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जनता का जितना स्नेह आपको मिला है उसे देखते हुए आप जननायक तो हैं ही, परंतु अब इस नए युग के परिवर्तन के बाद आप नवयुग प्रवर्तक के रूप में भी सामने आए हैं। आपको कोटिश साधुवाद और भविष्य के भारत में हम सब आपके नेतृत्व में आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इसके लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि ये मंदिर हजारों सालों के लिए बना है और नए काल चक्र की बात भी प्रधानमंत्री जी के जो पूरे भाषण के इसमें है, मैं सारा आपके लिए नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो भी जो प्रमुख बातें उसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। जो नए काल चक्र की बात कही गई, हजारों साल की नींव रखने की बात कही गई। आज कैबिनेट के सदस्यों ने ये भी कहा कि माने जब ये रेजोल्यूशन रखा गया तो उसका भाव पीछे ये भी था कि जब एक नए काल चक्र की बात कही जा रही है, हजारों साल के लिए मंदिर का निर्माण हुआ है, हजारों वर्षों के लिए नए भारत को एक दिशा देने का काम हुआ है, इसलिए आज की इस कैबिनेट को यदि सहस्त्राब्दी की कैबिनेट यानी कि कैबिनेट ऑफ मिलेनियम भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस हेतु हम सब आपका अभिनंदन करते हैं और आप सब एक दूसरे को भी बधाई देते हैं और देशवासियों की ओर से भी आपको बधाई और आपका अभिनंदन करते हैं। एक विषय जो और बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करता हूं कि उस विषय के बारे में हम सबको जानकारी दें। धन्यवाद अनुराग जी। तो आज रेजोल्यूशन, मैंने प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए रेजोल्यूशन करने के बाद आज कोयला के जो विभाग है, कोयला के विभाग में और कोयला के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। आप सब लोग जानते हैं, इंडिया इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल। जैसे पिछले सप्ताह हम सब जब रिव्यू कर रहे थे तब प्रूवन कोल रिजर्व कितना है आज के दिन में, एज ऑन डेट, जब हम इसका रिव्यू किया तब पता चला अभी जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसके अलावा इंडिया हैज़ गॉट अराउंड 361 बिलियन टन्स ऑफ द कोल प्रूवन रिजर्व। उसमें आधा भी हम माइनिंग करके बाहर निकालते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर मोर देन 125 ईयर्स। 125 वर्ष से ज़्यादा जो रिजर्व प्रूवन रिजर्व कोल है वो कोल हमारे पास अभी है। तो इसीलिए कोल के ऐसे तो 80% अभी जो कोयला उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हमको एक तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने इसीलिए नींव रखा है आज कि कोल के बिजली के साथ साथ जब गैसिफिकेशन होता है, एक तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। द पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो उसके साथ साथ बहुत प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। सिर्फ ये सिंथेटिक गैस जो होता है वो सिन गैस करके हम सब बोलते हैं, वो सिन गैस के साथ बहुत प्रोडक्ट्स निकल के आता है। उसमें तो मेनली फर्स्ट डेरिवेशन में सिन गैस होता है, मेथनॉल होता है, अमोनिया होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, DI मेथी ईथर दैट इज़ DME होता है। तो इसके बाद बहुत प्रोडक्ट्स निकल के आता है। आई थिंक
hundreds of products will come out when we go for the syngas and coal gasification. तो ये सब हमको, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट हम एक्सप्लोजिव में यूज़ करते हैं. रिसेंटली आई थिंक लेबनान में 2 years बैक जब लेबनान में एक्सप्लोजिव का प्रॉब्लम हुआ था, तो तब पूरा देश में, हमारे देश में एक्सप्लोजिव का शॉर्टेज बहुत हुआ था. तो इसलिए हमारा सोर्स भी रहना चाहिए और इसके साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए. तो ऐसे इसी के साथ एसिन गैस, ये भी हम जब उसको हम वी कैन convert it into, we can replace it as far as natural gas is concerned, and LPG is also concerned. So these are the things which will be added advantage in the overall coal gasification. तो इसीलिए हमारा देश में तो कोयला तो है ही है, और उसके साथ जो कोयला का आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट मद्देनज़र रखते हुए we can't afford, but ये सब रहते हुए भी we can't afford to stop the entire coal mining. That also we should, because it is in the most backward area of the country, and the entire economy of that area, it is solely dependent on the coal. So keeping that in mind, आज हमने कोयला का इस क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है. वो ये है to start with CIL और GAIL, इनका एक JV हम क्रिएट किया है. वो JV के जॉइंट वेंचर में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें एक प्रोजेक्ट में, जहां सिनगैस सिंथेटिक नेचुरल गैस उत्पादन हम करते हैं. तो ECL कमांड एरिया में है वो, तो उसका सोनेपुर बाज़ार में है, वेस्ट बंगाल का. तो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें 13,052 करोड़ प्लस और माइनस 25% इसमें प्रोविजन रखा है. और अमोनियम कोल टू अमोनियम नाइट्रेट के लिए CIL और BHEL इनका एक JV रचा गया है. तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 11,782 करोड़. दैट इज़ इन दी ओडिशा कमांड एरिया ऑफ MCL. ओडिशा में होगा वो संबलपुर में ए प्लांट हम लगाएंगे, और बाय 28-29 दिस विल बी ऑपरेशनलाइज. दैट इज़ द टारगेट. इसके लिए सिंस इंडियन कोल कंटेंट्स हाई ऐश, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ऐश है, इसीलिए लिमिटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सो फार. ये लिमिटेड टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो कोल टू गैस, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट एंड कोल टू एनी अदर प्रोडक्ट, दिस इज़ ए न्यू थिंग. दिस इज़ ए बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी रादर. वो न्यू टेक्नोलॉजी के कारण वी वांट टू क्रिएट ए सक्सेस स्टोरी, वी वांट टू शोकेस ए सक्सेस स्टोरी. दैट्स वाई ये वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए हम कैबिनेट के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने गए थे. इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट 8,500 रुपीज़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग आज कोयला विभाग को एक कोल गैसिफिकेशन के लिए आज सैंक्शन किया है. मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद समर्पित करता हूं. और इस 8,500 करोड़ में 4,050 करोड़ will be for this already what I have told in joint venture with the CIL and GAIL and CIL and BHEL. ये दोनों में और हमारा टोटल इसमें होगा 4,000 करोड़ कैपिटल आउटले ऑफ द CIL. एंड इसमें भी हमारा कोल गैसिफिकेशन के लिए जो हमने अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग है, उसमें भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का उपलब्धता होगा. एंड इन दिस वी आर
total investment में we are bringing it into the three sector करके हम कर रहे हैं. एक तो 4,050 crores we are doing it for the government PSUs, 3 projects, lump sum grant of 1,350 crores or 15% of the capex. This is number one. Number two, 3,858 crores, 3,850 crores for the private sector plus government PSUs, lump sum grant of 1,000 crores or 15% of the capex. And 600 crores for the demonstration product, that is indigenous technology, small scale plants, lump sum grant of 100 crores or 15% of the total capex. So like that, for all the sections of the, अगर वो बहुत बड़े हैं तो PSU के द्वारा, और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ऑलरेडी इन दी कोल इंडस्ट्री और कोल गैसिफिकेशन, तो कुछ ऑलरेडी there are some industries in this country where through gasification they are manufacturing the steel also. Even for such big people also, there is a provision in the second category. Third category, there are very small players who are interested in developing the new technology for the coal gasification. So for that, we have provided 600 crores, and all put together, it will be around 8,500 crores. So as I have already told, India currently importing around 12 million MMTPA of the natural gas for the consumption of the fertilizer sector. So fertilizer ministry has assured that whatever now we produce the syngas, coal to syngas, that will be consumed by the fertilizer department. That is, in principle, it is agreed. Around also, we import 28 MMTPA of the LPG for the domestic consumption. And that's why we have involved CIL GAIL as far as coal to synthetic gas is concerned. And through the GAIL pipeline itself, we can blend it, and also we can separately supply it to the consumers. So this is the arrangement. And as far as CIL BHEL, that is the coal to ammonium nitrate, that is 60% of the total explosive of the country, ammonium nitrate, is being used by the Coal India itself. So with the BHEL has already, it has developed its own technology as far as coal gasification is concerned. That's why we have involved BHEL. So all put together, it will be, we will kickstart this project by 28-29. This will start the commencement of the production, and the actual project will start by another 6 months, including tender period, bid period, everything. According to me, as a coal minister, this is the most historical occasion where कोल गैसिफिकेशन के लिए इतने बड़ी मात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग में मिला है. मुझे विश्वास है कि एक शोकेसिंग करके नया टेक्नोलॉजी लाके आने वाले दिनों में हमारा जो कोयला है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा देश में कोयला है, जैसे मैंने पहले ही कहा 125 ईयर्स के लिए सफिशिएंट है. तो ये कोयला उपयोग करने के लिए इकोनॉमी में ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी और भी 100 वर्ष तक इसका उपयोग करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना चाहिए वो कदम हम उठा रहे हैं. इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद समर्पित करता हूं, और आगे आपका कुछ क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे. Yeah, we'll start. Tarun, you can start. जी बिजनेस, यहाँ पहला दीजिए यहाँ पे. सर, तरुण फ्रॉम जी बिजनेस. सर, प्रहलाद सर, 2 क्वेश्चन हैं. पहला सर कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं अभी और जो कोल गैसिफिकेशन से हम गैस बनाएंगे उसके प्राइस में काफ़ी अभी अंतर है, तो आपको कब तक उम्मीद है कि वो बराबर हो जाएगा? दूसरा सर, जीएसटी का रिलैक्सेशन भी क्या कोल गैसिफिकेशन में हो गया है, या आप जीएसटी काउंसिल को इस चीज़ के लिए रिकमेंड करेंगे कि जो
कोल हम गैस के लिए यूज़ करेंगे उस पर GST रिलैक्सेशन मिले? The original assessment or the estimate of the viability gap funding was 6,500 exclusive of GST compensation. So now, inclusive of GST compensation, we have increased it to 8,500 crores. That is number one. As far as import is concerned, I would like to clarify you all that import substitutable coal जो है, except for the metallurgical coal, second one जो imported based power plant है, उसके अलावा all the import of the coal will be stopped by 25-26. This I have announced many times, and now also I am going to very categorically say this. And our commercial coal production has already started. This time, we are going to produce around 15 million tons of from the commercial coal mining itself. In all captive, including PSU and private captive, this time our total production from these areas will be around 130-135 million ton. And all put together, so we will be crossing 1 billion or near to 1 billion. So this is a very, very big achievement, because when Prime Minister Modi took over, at that time, it was around 566 million ton. Today, our production is more than, it is going to be more than 1 billion. And also today, Pithead and TPPs together, in this month, 103 million ton is the stock, and it is going to be increased. So I am assuring the country also there will not be dearth of the coal, and import will be, substitutable coal import will be stopped by 25-26. Yeah. सर मैं यतेंद्र न्यूज़ 18 इंडिया से। सर क्या ऐसा भी कोई प्रस्ताव आया है राम मंदिर पूरी कैबिनेट एक साथ दर्शन करने जाएगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट एक साथ जाने वाली है? आज केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और उनको बधाई दी गई, जिसका प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा। क्या क्या उसके विषय थे? मुझे लगता है राम मंदिर अयोध्या धाम जाने के लिए देश के करोड़ों लोगों में वो भावना है, वो जल्द से जल्द जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अनुमति लेकर ही जाना चाहिए। अभी कोई भी कैबिनेट का सदस्य नहीं जा रहा है और श्रद्धालु ही वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर राम भक्त ही पहले जा रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है, देशवासियों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कैबिनेट का निर्णय, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ पर निर्णय लेती है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अपना प्रोग्राम बनाकर जाएं, क्योंकि व्यवस्था सबको बनाकर रखनी है। जितना व्यवस्थित होगा उतना अच्छा होगा सभी राम भक्तों के लिए। कैबिनेट की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री वहाँ पर जाएंगे। As of now, 2 projects are being, it is in a much advanced stage. And Neyveli Lignite Corporation is also, it is already L&T के, लेकिन bid एक ही आया है, there is no secret on that. That's why L&T and together ministry we are thinking on that, what it should be next step. But इसमें bid बुलाया गया था, already एक bid आ गया है. So all put together, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स जो है आगे बढ़ रहा है। चौथा जो IOCL के साथ बातचीत चल रहा है, अभी तक निर्णय हो नहीं पाया है। Yeah. Yeah. So this is Shilpa from Economic Times. I wanted to ask about, the power sector demand for coal has also been rising and is expected to continue to rise. In that case, this coal gasification projects, do you think we'll have surplus coal in the next couple of years or 3 years for the same? I have already said coal production
is day by day increasing. And as far as transportation is also concerned, whatever the constraints were there, विरासत में जो हमको constraint मिला था वो भी हम address कर रहे हैं. तो कॉरिडोर का काम भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है. कोल इंडिया भी more than 26,000 crores we have invested as far as the rail infrastructure is concerned in the many places. And first mile connectivity में हम कर रहे हैं. हमारे पास कोयला है और कोयला का उत्पादन भी बड़ा है. There is absolutely no issue. And as I have already told, 103 million ton pithead और TPP मिलके as on date there is 103 million tons of this coal stock. So अभी भी आगे कोल का स्टॉक बढ़ते ही जाएगा, मुझे एक पूरा विश्वास है. But as far as coal gasification is concerned, in 2 years back only Prime Minister has declared that 100 million tons of the coal will be gasified by 2030. In that direction we are moving ahead, and absolutely there is no dearth of the coal in the country. Next question from the last row. Yes, Sir Prakash Pedashi from ET Now. Under this coal gasification program, will there be separate fund that has been kept for private companies, or is there is it mandatory for them to tie up with PSUs in order to get incentives? No, second group जो है, first group में PSU का ही हम ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, PSU to PSU. For example, BHEL हमने इसलिए लिया है, ऑलरेडी कोल गैसिफिकेशन में उन लोगों ने कुछ काफ़ी काम किया है, टेक्नोलॉजी डेवलप किया है. And as far as GAIL is concerned, they have pipeline and they can make use of our gas, syngas, that's why. But in second group, where we have reserved around 3,858 crores, there anybody can participate, and it will be totally, they can go with the collaboration, they can go with JV, they can go with independently, only private sector, it is all free to all, including PSU, everybody can participate in second group. Okay. Yes, please go ahead. Please hand over the microphone here. हेलो सर, दिस इज अनुवेश रथ फ्रॉम जी बिजनेस. सर, वेस्टर्न कोल फील्ड में भी कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग बात कर रहे थे, और बिल्ड ओन ऑपरेट के प्रोसेस पे वो लोग बात कर रहे थे. अगर उस पर अगर कोई अपडेट हो सर. मैंने कहा अभी तो ये 3 प्रोजेक्ट NLC सहित 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट भी हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो एक्सपेरिमेंट बेस में हम 3 प्रोजेक्ट अभी हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं. If there are no more questions, I mean, we may conclude the cabinet briefing, please. Thank you very much. Thank you. Thank you, Minister Sirs, for your presence here. तो आप इस वक्त देख रहे थे कैबिनेट के बड़े फैसले, जो कैबिनेट ने आज बड़े फैसले लिए हैं. इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं. पहली महत्वपूर्ण बात ये, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की शुरुआत जब हुई तो इसे कैबिनेट ऑफ मिलेनियम कहा गया. कैबिनेट के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभकामनाएं दी और बधाई दी, और कहा कि भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है. और इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला इस कैबिनेट की बैठक में आज लिया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है ग्रीन एनर्जी के लिहाज से, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत अब जो है, जो कोयले के माध्यम से जो बिजली बनाने का कार्य होता था, इससे बहुत प्रदूषण होता था. अब कोल गैसिफिकेशन पर काम होगा और उसके लिए 8,500 करोड़ रुपए के नए नए समझौते होंगे, जिसके बाद भारत में 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले से गैस बनाई जाएगी, जो एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा इश्यू है इस वक्त पूरे विश्व के सामने में, और भारत इसका अगुवा बनकर सामने आ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी हर वैश्विक मंच पर ये बात कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, और उस दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. आप देखते रहिए DD न्यूज़. कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे?